and welcome to my YouTube channel Learn Step Start with the Basics. तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के एक चैप्टर को। हमने लास्ट टाइम करा था द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में। इस क्लास में हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म जो यूरोप में कैसे हुआ था, कैसे राइज हुआ था, उस चैप्टर को पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे बोर्ड्स बहुत पास आ रहे हैं, तो हम बस इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो ऑब्जेक्टिव है उन पे फोकस करेंगे। तो ऐसे ही जैसे लास्ट क्लास में हमने कुछ एमसीक्यूज को पढ़ा था, इस क्लास में भी हम एमसीक्यू बेस्ड टॉपिक्स को रिवाइज कर लेंगे ताकि फटाफट से आपका सारा रिवीजन हो जाए चैप्टर का। So let's start with the first question. What did liberalism primarily signify in the political sphere during the 19th century? तो liberalism जो था हमारा, वो पहले तो उसका समझते हैं मतलब क्या था। liberalism वर्ड का मतलब होता है फ्री, जो कि liberal वर्ड से बना है। ठीक है, तो हो गया आज़ादी चाहिए लोगों को। बहुत ज़्यादा बंध के रह लिए, मोनार्कियल सिस्टम में बहुत ज़्यादा रह लिए, थोड़ा सा लिबर्टी वाला चाहिए सिस्टम। तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे हमारे साथ में ही आए थे। तो ये सारा का सारा कब आपका पॉलिटिकली कब स्टेब्लिश किया गया था 19th सेंचुरी में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इसमें आ जाएगा कि लिबर्टी में यही था, क्या बात रखी गई थी कि लोग जो हैं वो आज़ाद रहेंगे, इक्वल रहेंगे, लॉ के तहत रहेंगे, लेकिन सबको खुशहाली की ज़िंदगी मिल पाएगी। दैट इज़ योर ए ऑप्शन। Now next question, what was the fundamental objective of the nation state concept? हमारा फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव या फिर मेन एम क्या था नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट का। तो नेशन स्टेट हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, जहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उन्हीं पे फोकस करा जाएगा और सिटीजन्स को ही सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं पावरफुल माना जाएगा। आपका सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि मोनार्कियल सिस्टम चल रहा है, आपका डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगे, सिटीजन्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, सिटीजन शेयरिंग अ कॉमन आइडेंटिटी, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री। इसमें क्या था ऑब्जेक्टिव में कि सिटीजन्स जो है एक नेशन रहेगा, एक स्टेट की तरह काम करेंगे, कि जितने भी लोग हैं वो सारा एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर कर रहे हैं, कॉमन लैंग्वेज शेयर कर रहे हैं, कॉमन हिस्ट्री शेयर कर रहे हैं। वो किसी भी तरीके से उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इक्वालिटी को मतलब स्टेब्लिश कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज, हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 कंट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म? जो हमारा 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें यही इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इन सबको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा गया था। तो इसकी वजह से नेशनलिज्म में कैसे राइज हुआ, कैसे नेशनलिज्म फैलना शुरू हुआ। तो कैसे हुआ था हमारा, इसकी वजह से, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हुए थे। दो कॉन्सेप्ट्स हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन में इंट्रोड्यूस करे गए थे। फर्स्ट वाज ला पेट्रे, जिसका मतलब था फादरलैंड। तो एक तो आपके फादर्स लैंड से रिलेटेड हो गया, जहाँ पे आप पैदा हुए हो, जहाँ पे आपका फादर जो है उनकी साइड का पूरा आपका चलेगा फैमिली। नेक्स्ट आपका था कॉन्सेप्ट ला सिटियोन। इसमें आपका क्या था, ले सिटियोन में सिटीजन पे फोकस करा जा रहा है, सिटीजन था इसका मतलब। तो ये हो गया कि सिटीजन पे फोकस करें। एक तो आप जहाँ पैदा हुए हो, जहाँ पालन पोषण हुआ है आपका, जहाँ पे बड़े हो रहे हो, और दूसरा जहाँ के आप सिटीजन हो। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पे फ्रेंच रेवोल्यूशन बढ़ा था, जिसकी वजह से नेशनलिज्म और तेजी से भरना शुरू हो गया लोगों में मतलब। Next is, what was the primary aim of romanticism as a cultural movement in Europe? रोमांटिसिज्म वर्ड में रोमांटिक वर्ड आ रहा है, दैट इज हम इमोशंस एंड फीलिंग्स पे फोकस कर रहे हैं। तो इसका तो बहुत सीधे सीधे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, फोकस ऑन इमोशंस, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। तो रोमांटिसिज्म इसलिए था ताकि लोग इमोशन को कनेक्ट करके नेशनैलिटी के संग, नेशनलिज्म के संग जोड़ सके और ज़्यादा उनमें ये भावना फैल सके कि उन्हें देश के प्रति कितना प्यार है और देश के प्रति उनकी जागरूकता कितनी ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, व्हाई वर द बल्कन्स कंसिडर्ड द प्राइमरी सोर्स ऑफ टेंशन आफ्टर 1871? तो बल्कन्स के बारे में है, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बल्कन्स के बारे में आता है, बल्कन्स जो थे वो प्राइमरी सोर्स क्यों थे, मतलब टेंशन बहुत ज़्यादा बल्कन्स की कम्युनिटी की वजह से क्यों फैलना शुरू हुई थी 1871 में। तो क्या रीज़न था उसका, ये रीज़न था कि उनके बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स थे, अलग-अलग ग्रुप्स थे बल्कन्स के, जो चाहते थे कि उनको इंडिपेंडेंस मिल जाए, उनको किसी भी एम्पायर में, किसी भी कम्युनिटी में ज़बरदस्ती फिट ना कर दिया जाए, उनको अलग से उनकी पहचान मिले, आइडेंटिटी मिले। तो ये हो गया बी ऑप्शन, डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स सीकिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम एम्पायर्स। वो एम्पायर से अलग हट के अपना वो स्लेव्स की तरह नहीं जीना चाहते थे, वो चाहते थे उन्हें इंडिपेंडेंस मिले, बिल्कुल फ्रीडम मिल जाए। ओके, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं आप जल्दी से। व्हाट वाज द प्राइमरी इम्पैक्ट ऑफ द सिविल कोड ऑफ 1804 नेपोलियनिक कोड? तो ये है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे फ्रांस को संभालने का जिम्मा ले लिया था, कि फ्रांस में हम वापस से मोनार्कियल सिस्टम नहीं लाएंगे, लेकिन
लिबर्टी लेकर आएँगे, फ्रेटर्निटी लेकर आएँगे, लोगों को सबसे ऊपर रखेंगे। तो उन्होंने सिविल कोड बनाया था, जो उन्होंने पूरा सेट ऑफ रूल्स बनाया था, उसको सिविल कोड या नेपोलियनिक कोड नाम दिया गया था। तो इसमें हमारा प्राइमरी इम्पैक्ट सबसे पहले जो बदलाव आया था, वो क्या था? उन्होंने सबसे पहले फ़ोकस करा था एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया, ईज़ी कर दिया और उन्होंने बर्थ प्रिविलेजेस को रिमूव कर दिया। बर्थ प्रिविलेजेस का मतलब हो गया, पहले ऐसा होता था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान था 3 लेवल्स में लोगों को बाँट दिया था, मतलब हायर लेवल्स, लोअर लेवल्स के बेसिस पर और जो जहाँ पर पैदा हो रहा है उससे उसी के साथ उसी तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा, जो कि रॉन्ग था। कोई इंसान कैसा है उसके बेसिस पर उससे ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन रिच, पुअर और क्लासेस के बेसिस पर होता था, जो गलत था। तो नेपोलियन ने सबसे पहले ये बर्थ प्रिविलेजेस जो थे उसको पूरी तरीके से हटा दिया, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी हम कह सकते हैं कि अवार्ड की तरह था उस सिस्टम के लिए। नेक्स्ट इज़ व्हाट डिड द टर्म एब्सोल्यूटिज्म रेफर टू इन यूरोपियन मोनार्कीज़। तो एब्सोल्यूट मोनार्की तो हमने ही पढ़ा ही है। एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या था कि पूरा मोनार्कियल सिस्टम रखा जाएगा, पूरा का पूरा किंग का रूल होगा, उसमें किसी का भी कोई लेना-देना नहीं होगा, किसी से कोई मतलब नहीं होगा। सिटिज़न्स जो होंगे वो स्लेव्स की तरह या फिर बस जी हुज़ूरी ओके-ओके करके किंग के अंडर काम करेंगे। तो एब्सोल्यूटिज़्म जो था, उससे हमें क्या पता चला कि एब्सोल्यूट मोनार्की वाला सिस्टम है, सिर्फ़ राजा पे बेस्ड है और किसी को कोई आज़ादी नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, अ गवर्नमेंट विथ नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर इट एक्सरसाइज़ कि गवर्नमेंट पे किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, पाबंदी नहीं है। आप जो गवर्नमेंट करना चाहेगी वो कर सकती है। गवर्नमेंट का मतलब हो गया जो आपका किंग है, वो जो करना चाहते हैं उनको पूरी आज़ादी है। सिटिज़न्स को उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। किसी तरीके की लिबर्टी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, फ्रेटर्निटी नहीं है। फाइन। Now coming to the eighth question, what was the main objective of forming Zolverein in 1834? पहले तो देखते हैं ज़ोल्वेरिन क्या था। तो ज़ोल्वेरिन एक तरीके का कस्टम यूनियन था, जिसमें ये बात रखी गई थी कि ट्रेडिंग के कोई भी बैरियर्स नहीं होंगे। ट्रेड के सारे बैरियर्स को रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इससे क्या हुआ था कि इकोनॉमिकली जर्मन को एक सिंगल नेशन में हमने क्या कह सकते हैं हम बाइंड कर दिया था, यूनिफाई कर दिया था। तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन कि जर्मन्स को इकोनॉमिकली एक सिंगल नेशन में बनाने में हेल्प करी थी ज़ोल्वेरिन की वजह से। नेक्स्ट इज फ्रेडरिक सोरियो's यूरोपियन प्रिंस डिपिक्टेड अ वर्ल्ड वेयर। फ्रेडरिक सोरियो जो थे, पहले तो ये कौन थे? एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। इन्होंने एक फोर प्रिंस की एक ड्राइंग बनाई थी। ड्राइंग का मतलब पेंटिंग बनाई थी, जिसमें इन्होंने ये डिपिक्ट करा था कि वर्ल्ड जो है वो फ्री होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, आप आराम से कहीं भी आ जा सकते हैं और मोनार्कियल सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहिए ताकि लोग थोड़ा चैन से साँस ले सकें और अपने अकॉर्डिंग भी ज़िंदगी जी सकें। तो इसका हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। कैसे था? इन्होंने जो पेंटिंग बनाई थी, उस पेंटिंग में इट शोड कि एक आपकी लेडी है जो कि एक मशाल होल्ड करे हुए है एंड शी वाज़ होल्डिंग अ मशाल और बाकी सारे लोग जो हैं अलग-अलग फ्लैग लेके, मतलब अलग-अलग नेशन के लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। तो वो स्टोरी जो थी, वो पेंटिंग जो थी, ये डिपिक्टेड कि कैसे लोग हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाह रहे हैं या कैसे लोग जो हैं वो धीरे-धीरे करके डेमोक्रेसी की तरफ जाएँगे। अगर उनके पास ये रिवॉल्यूशंस आए या फिर वो ऐसा करना चाहें तो। ठीक है? तो ये आपका हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज़ व्हाट डिड कंज़र्वेटिज़्म मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना? कंज़र्वेटिज़्म वर्ड से हमारा पता चल रहा है कंज़र्वेटिव वर्ड आ गया, मतलब ऑर्थोडॉक्स है, कुछ पिछड़ा हुआ है आपका, डेवलप नहीं हो पाया है, थॉट्स जो हैं प्रोग्रेस नहीं कर पाया है। तो ये आपका हो जाएगा कंज़र्वेटिज़्म का मतलब से ही हो गया, तो ये आपका बी ऑप्शन हो गया। प्रिज़र्वेशन ऑफ एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, जो आपके ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं, पुराना जो चलता आ रहा है, आप उसी के बेसिस पे उसी को कंटिन्यू कर रहे हो। आप पुरानी चीज़ों को एस्टेब्लिश करना चाहते हो, प्रिज़र्व बचा के रखना चाहते हो। आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो ये कंज़र्वेटिज़्म का भी मतलब ये था, ट्रीटी ऑफ वियना में भी यही था कि आप मोनार्कियल सिस्टम ही रखोगे और किसी भी तरीके का शिफ्ट नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी की तरफ। आप जैसे थे वैसे के वैसे रिजिड रहोगे, बिल्कुल एक जगह पे अड़े हुए। तो ये हो गया कि पुरानी चीज़ों को ही वो बचा के रखना चाहते थे। नेक्स्ट इज़ व्हिच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज़ एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1832? 1832 में ग्रीस को कैसे एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह ट्रीट करा गया? तो कैसे हुआ था ये? किसमें हुआ था? ये हुआ था आपका ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि हमारा हुआ था 1832 में। इसमें यही बात रखी गई थी कि ग्रीस ने बहुत ज़्यादा ओटोवन एम्पायर का बहुत लंबा स्ट्रगल उनका झेला है, तो उनसे हटा के
उनको एक अलग नेशन बना दिया जाएगा ताकि वो और ज़्यादा इंडिपेंडेंट और फ्री फील कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ हू वाज़ द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन? जर्मन यूनिफिकेशन के चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? किसने मतलब जर्मन यूनिफिकेशन को होस्ट करा और पूरा का पूरा उसको सँभाला? तो वो थे हमारे ओटो वन बिस्मार्क। अगर इटालियन यूनिफिकेशन में आएगा तो आप गिउसेपे मज़ीनी लिखेंगे। जर्मन के हमारे ओटो वन बिस्मार्क थे। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। द रिवॉल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली वाज़ फाउंडेड बाय। यंग इटली के अलावा एक और सीक्रेट सोसाइटी थी जिसका नाम था यंग यूरोप। और ये जो आई थी दोनों में ही यंग वर्ड इसलिए आ रहा है, ये डिपिक्ट कर रहा है कि आप यंगस्टर्स पे ही फ़ोकस करते थे ताकि आने वाली पीढ़ी जो है, वो नेशनलिज़्म को समझ सके। तो ये आपका स्टार्ट करा था गिसिपी मज़ीनी ने। यही ऐसे सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आजकल के लोग हैं, आजकल के बच्चे हैं, वो इन चीज़ों को समझ सकें। नेक्स्ट इज़ द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ। जो एक्ट ऑफ यूनियन आया था 1707 में उसने क्या बनाया था, क्या फ़ॉर्म करा था? तो ये आपका इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड को इसने यूनाइट करा था और फॉर्मेशन करा था एक नेशन का, प्रमोट करा था उन्होंने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये इन्होंने बना लिया था और इसमें इंग्लिश का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। क्योंकि सारे उसी कम्युनिटी के लोग थे, सब इंग्लिश स्पीकिंग वाले थे, तो इंग्लिश इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था इसके बाद। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज़ क्लास, इन व्हिच ईयर वाज़ द ट्रीटी ऑफ वियना साइन्ड? कौन से ईयर में ट्रीटी ऑफ वियना को साइन करा गया? ये हुआ था आपका नेपोलियन बोनापार्ट के डिफीट के बाद। जब नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, जिन्होंने 1789 वाला फ्रेंच रिवॉल्यूशन करा था, उनकी जब उनको हटा दिया गया था, वो हार गए थे। तो अब समझ नहीं आया कि पूरे के पूरे एरिया को कौन सँभालेगा? तो इसलिए सारी यूरोपियन पावर्स जो थी, वो सारी की सारी सौंप दी गई एक जगह पे और ये सारा डिसाइड करने के लिए ट्रीटी जो साइन हुई वो 1815 1815 में करी गई थी। ओके, तो ये हमारा हो गया आज की क्लास के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेशन में मैसेज कर सकते हो। हम उस बच्चे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेंगे, सॉल्व भी करेंगे। हमारी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। क्लासेस में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ, सॉल्व क्वेश्चन आंसर सब प्रोवाइड करे जाएँगे, मॉडल पेपर्स भी प्रोवाइड करे जाएँगे। किसी को भी कनेक्ट करना है, अगेन आप मैसेज कर सकते हैं। आप इस पीपीटी को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। टिल देन, थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास। बाय बाय।